नमस्ते बच्चों, अध्याय 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। तो देखिए, आज का हमारा जो पाठ है उसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि आंकड़े होते क्या हैं। आंकड़े होते क्या हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि क्लास में जब आपका कोई टेस्ट लगता है या कोई एग्ज़ाम लगता है तो आपके सारे सब्जेक्ट्स में जितने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं वो क्या है, रिजल्ट बनते समय उन सभी जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग विषय हैं, उनके अंदर आपको जो अंक प्राप्त हुए हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है। फिर उन अंकों को आपके सामने प्रदर्शित किया जाता है। तो वो जो सूचनाएं हैं, जो आपके अंक हैं, उनको इकट्ठा किया गया किसी विशेष उद्देश्य को लेकर कि आपका रिजल्ट बताना है। उस उद्देश्य को लेकर जो सूचनाएं एकत्रित की गई उन्हें कहते हैं आंकड़े। आंकड़े यानी कि परिभाषित करें तो किसी निश्चित उद्देश्य, जैसे आपके विषय में, आपके विभिन्न विषयों में मार्क्स अंक प्राप्त हुए हैं, उनको एकत्रित किया था किस उद्देश्य से कि रिजल्ट जारी करना है। तो किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर एकत्रित की गई सूचनाएं क्या कहलाती है? आंकड़ा कहलाती है। आंकड़े कहलाती है, ठीक है। यानी कि आंकड़े क्या चीज है? आंकड़े किसी भी एक निश्चित उद्देश्य के लिए हम विभिन्न प्रकार की सूचनाएं अगर एकत्रित करते हैं तो उसे हम आंकड़े बोलते हैं। उदाहरण के लिए मान लो आपके जो क्लास टीचर हो या फिर आपके अध्यापक हो, वो आपको मान लो कोई कारणवश किसी चीज़ के लिए आपकी क्लास की ऊंचाई नापने के लिए ज़रूरत पड़ गई, तो वो मान लो आपकी औसत ऊंचाई निकालना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, आप सभी के एक जितने मान लो आप 50 स्टूडेंट हो तो आप 50 स्टूडेंट की सबकी क्या करेंगे, एक की जो ऊंचाई है तो उसको क्या करेंगे, वो नापेंगे। यानी नापकर उन सभी ऊंचाइयों को एकत्रित करेंगे, उसके बाद में उसका औसत निकालेंगे। तो वो जो सूचना एकत्रित की गई थी आपकी औसत ऊंचाई निकालने के उद्देश्य से, वो क्या था? आंकड़ा था। तो हमने विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से इस चीज को समझ लिया है कि आंकड़े क्या होते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई? अच्छी तरीके से समझ में आ गया हमें कि आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े क्या होते हैं? किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई सूचनाएं क्या होती है? आंकड़े होते हैं। अब आगे देखिए कि आंकड़ों को कई बार क्या होता है, एक अच्छी तरीके से, है ना, एक सुस्पष्ट करने के लिए, अच्छे तरीके से उनको स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए कई बार क्या करते हैं, हम उनको आलेखित करते हैं। यानी कि उनको आलेखीय रूप में क्या करते हैं? निरूपित करते हैं, यानी ग्राफिकल रूप से निरूपित करते हैं। तो वो ग्राफिक आलेख क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के आलेख होते हैं। देखिए, उनमें एक आलेख है, सबसे पहला आलेख है जो है चित्रालेख, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिक्टोग्राफ, यानी चित्रालेख। चित्रालेख क्या होता है? यानी कि इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं वो किसी एक चित्र से, निश्चित संख्या के आंकड़े किसी एक चित्र से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में मान लीजिए एक कंपनी है, वो विभिन्न कार बनाती है, विभिन्न कारें बनाती है हर महीने में। जैसे उसने सितंबर में कितना बनाया, अक्टूबर में कितना बनाया, वो क्या करती है, इस एक चित्रालेख से इस तरह से दर्शाती है। मान लो ये कार बनाकर वो ये दर्शाती है और वो कहती है कि एक कार हमने यहाँ पर लिखी हुई है तो उसका मतलब होगा कि हमने 100 कार बनाई है, ठीक है। तो वो क्या कहेगी, जुलाई में उसने क्या कर दिया, 1, 2 और 1 आधी बना दी, ठीक है, एक वादा बना दिया। तो इससे जो इस चीज को पढ़ेगा, वो पहले उन्होंने संकेत लिख दिया कि एक कार बनी हुई है, एक कार का चित्र बना हुआ है, इसका मतलब है कि 100 कारें हैं, ठीक है। एक कार का संकेत है, वो 100 कारों को दर्शाता है। तो हमने जैसे कि जुलाई में देखा तो हमें पता चला कि हाँ ये 100 कार होगी, दूसरी बनी है तो इसका मतलब ये 100 हो गया, ये आधी कार बनी हुई तो इसका मतलब क्या हो गया, 50 कार। तो हमें जो बाहर से दूसरा व्यक्ति इस चीज को पढ़ेगा तो उसको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ भाई जुलाई में 250 कारें बनी है ना। तो ये आधी कार है, वो किसको दर्शाती है? वो दर्शाती है 100 के आधे को व्यक्त करती है, ठीक है।
वो 100 के आधे यानी 50 को व्यक्त करती है। इसी तरह से अगर वो देखेगा कि मैं देखता हूं इस कंपनी का अगस्त में कितनी कारें बनी थी, तो वो क्या करेगा कि अगस्त के सामने जितनी कारें बनी हुई हैं वो देख लेगा। जैसे कि वो अगस्त के सामने वाली कारें देख लेगा। जैसे अगस्त में 3 कारें बनी हुई है तो उसको अपने आप पता चल जाएगा कि 300 कारें बनी हुई है। ये आपके लिए आगे है। जैसे कि अब हम उससे पूछ ले पर्सन कि भाई सितंबर में कितनी कारें बनी थी फिर, तो सितंबर में देखिए हम खुद अपने आप बता सकेंगे। अगर कंपनी में सितंबर के आगे ये क्वेश्चन मार्क डाल के यानी खाली स्थान छोड़ा हुआ है, तो ये हमें पूछ रहा है कि आपको इस पिक्चोग्राफ यानी चित्रालेख में देखकर क्या आप बता सकते हैं कि सितंबर में कितनी कारें बनी है। देखिए हम आसानी से बता सकते हैं क्योंकि कंपनी ने कहा है कि एक कार का मतलब होता है, एक कार जो बनी हुई है, यहाँ पर एक कार का चित्र बना हुआ है, उसका मतलब है 100 कारें। तो ये 100, ये 100, ये 100 और ये 100, देखिए 4 कारें बनी हुई है, तो यानी कि 400 हम आसानी से बता सकते हैं। तो ये आंकड़ों का दर्शाने, स्पष्ट रूप से दर्शाने का एक आलेखीय तरीका है और इसका नाम है चित्रालेख। ठीक है, अपने को चित्रालेख अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब जो दूसरा आलेख है उसका नाम है दंड आलेख। क्या नाम है? दंड आलेख या बार ग्राफ। दंड आलेख या बार ग्राफ। बार ग्राफ या दंड आलेख इस प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे कि ये एक कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या बताई हुई है एक स्कूल में। ठीक है, विभिन्न वर्षों में। तो इधर क्या है, वर्ष लिख दिए कि 2003-4 में, 2004-5 में, 2005-6 में, 2006-7 में या 2007-8 में। तो देखिए इसमें इधर क्या है, इधर संख्या लिख दी विद्यार्थियों की कि यहाँ 50 बना, फिर यहाँ 100, फिर 150, फिर 200, 250, 300, फिर 350, इस तरह से। तो जैसे 2003-4 में जैसे 100 थी, तो यहां पर एक क्या हुआ, यहां पर हमने एक इस तरह से आयत बना दी। ठीक है, इस तरह से 2004-5 में 200 था, तो 200 की सीध में इसी तरह से एक आयत बना दी हमने। ठीक है, तो ये इस तरह से 2005-6 में 250 था, तो 250 तक ऊपर लेके गए और इस तरह से की एक आयत बना दी। ठीक है, उसके बाद में 2006-7 में मान लो 300 थे, तो 300 तक की एक ऐसे हमने आयत बना दी। ठीक है, 2007-8 में 350 थे, तो 2007-8 में 350 की एक आयत बना दी। तो दंड आलेख क्या है कि इस तरह की आयत के रूप में आलेख को दर्शाते हैं। जितनी संख्या है उतना ऊंचा एक, इसको वैसे नाम इसको दंड बोलते हैं, उतना ऊंचा क्या बना देते हैं, एक दंड बना देते हैं या फिर एक आयत बना देते हैं। जैसे 2003-4 में पूछेंगे कितने, अब इससे आंकड़े स्पष्ट कैसे हुए कि जैसे हमें अचानक ये पूछ ले भी 2003-4 में कक्षा 8 में कितने विद्यार्थी थे, तो हम इसको देख के आराम से बता सकते हैं क्योंकि ये 100 तक है। तो हम बता सकते हैं कि 2003-4 में 100 विद्यार्थी कक्षा 8 में थे। ठीक है, अपने अच्छी तरीके से एक दंड आलेख समझ में आ गया। तो इससे संबंधित एक प्रश्न हम कर लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शाने के लिए आयत चित्र या दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो हम इसका प्रयोग करना है। किसी खेल कूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई, ये विभिन्न खेल कूद प्रतियोगिता है, तो इसमें विभिन्न खेल होंगे और उनमें प्रत्याशियों की हम ऊंचाई देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से 5 कंपनियों के द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के लिए एक दंड आलेख बनाएंगे। देखिए कैसे बना सकते हैं। ये हम प्रश्न नंबर 1 कर रहे हैं। पहले देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, ये बिंदु ले लेंगे और यहां से ये एक्स एक्सिस में इस तरह से ये जो सीधी रेखा है वो एक्स एक्सिस कहलाएगी और ऊपर वाली है वो वाई एक्सिस कहलाएगी। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, एक निश्चित पैमाने पर खेल का नाम लिख लेंगे। जैसे कि मान लो अपने पास
अपने पास कोई खेल का संख्या नहीं दी है, ना ही कोई खेलों का नाम दिया, तो अपने हिसाब से हम रख देंगे। जैसे कि यहाँ पर खो खो खेल है, ठीक है, ठीक है। मान लो यहाँ पर कबड्डी खेल है, यहाँ पर क्रिकेट है, ठीक है। यहाँ पर मान लो फुटबॉल है, ठीक है। और यहाँ पर मान लो तीरंदाजी है, ठीक है। और यहाँ पर मान लो शूटिंग है। इन खेलों में जो खिलाड़ियों की औसत ऊंचाई है वो देखेंगे। अब यहाँ पर ऊंचाई हम क्या ले लेते हैं, मान लो सेंटीमीटर में लेते हैं, तो इधर हम लिखेंगे, यहाँ पर खेल लिख दिया, और यहाँ पर इधर क्या लिखेंगे, हमें वाई एक्सिस में लिखेंगे ऊंचाई ऊंचाई किसमें, सेंटीमीटर में। मान लो हम मिनिमम जो कम से कम ऊंचाई है वो 100 सेंटीमीटर ले रहे हैं, 100 सेंटीमीटर। और ये आगे यहाँ लेते हैं हम 120 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 140 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम ले लेते हैं 160 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम 180 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ले लेते हैं 200 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए किस तरह से हमें बनाना है। नीचे हमने खेल लिखा, ऊपर जो औसत ऊंचाई है मिनिमम हमने शुरुआत की है 100 सेंटीमीटर से, उसके बाद में 120 सेंटीमीटर, उसके बाद में 140 सेंटीमीटर, उसके बाद में 160 सेंटीमीटर, उसके बाद में 180 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर। मान लो कि खो खो में औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर थी, तो ये देखिए ये 160 है और 140 है, ठीक है। तो इसके बीचों बीच क्या होगा, 150 आएगा। तो यहाँ इसका जो आयत है वो हम क्या कर लेंगे, इस तरह से 150 तक बना देंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम लिख देंगे 150 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में कबड्डी है, कबड्डी में मान लो 160 है, तो 160 के सीध में हम इस यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से एक आयत बना लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर लिख देंगे 160 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में क्रिकेट है, क्रिकेट में मान लो 180 सेंटीमीटर सबकी औसत ऊंचाई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 180 सेंटीमीटर। फुटबॉल है, फुटबॉल में मान लो 170 है, तो 170, 160 और 180 के बीच में होगी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक आयत इस तरह से खींच देंगे और ऊपर लिख देंगे 170 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से तीरंदाजी है, तीरंदाजी मान लो कि अपने 140 सेंटीमीटर क्या है औसत ऊंचाई है, तो यहाँ पर 140 सेंटीमीटर। देखिए ये आयत कैसे बना रहे हैं हम, कि जैसे 150 सेंटीमीटर खो खो में औसत ऊंचाई है खिलाड़ियों की, तो यहाँ पर 150 सेंटीमीटर तक ऊंचा क्या बना देंगे, एक आयत बना देंगे, ठीक है ना। इन आयतों को सीधा भी रख सकते हो और आप विभिन्न कलर करके इस तरह से भी बना सकते हो। ठीक है। जैसे शूटिंग में 170 सेंटीमीटर ऊंचाई औसत ऊंचाई है, तो ऐसे 170 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा दंड आलेख या आयत चित्र। देखिए कैसे बनाया। सबसे पहले देखिए एक्स एक्सिस में यहाँ पर जितने खेल हैं उनके नाम लिखे और ऊपर लिख दिया औसत ऊंचाई। यहाँ पर
खो में मान लो 150 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ नहीं था, हमारी तरफ से करना था, तो हमने मान लिया कि खो में 150 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई थी, तो हमने क्या किया, आयत बना दिया, कहां तक, 150 सेंटीमीटर ऊंचा, कहां पर, जहां खो लिखा हुआ है। उसके बाद में कबड्डी में हमने मान लिया कि 160 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई थी, तो 160 सेंटीमीटर ऊंचा हमने एक आयत बना दिया, कहां, जहां पर कबड्डी लिखा हुआ था, ठीक है। उसी तरह से क्रिकेट है, क्रिकेट में मान लिया हमने 180 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई थी, तो हमने क्या किया, 180 सेंटीमीटर ऊंचा आयत बना दिया। इसी तरह से फुटबॉल था, तो फुटबॉल में 170 सेंटीमीटर हमने माना कि औसत ऊंचाई थी, तो हमने 170 सेंटीमीटर ऊंचा एक आयत बना दिया। तीरंदाजी में इसी तरह से 140 का, और शूटिंग में 170 का अपनी तरफ से मान के कर लिया। अब दिया हुआ है 5 कंपनियों के द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या, ये यहां पर बनाते हैं 5 कंपनियों के द्वारा, यहां पर हमें कंपनियां दी हुई है कि कंपनियां 5 हैं, 5 कंपनियों के द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इधर मान लो कंपनियों, 5 कंपनियों के नाम ABCDE थे, तो ये कंपनी ए, ये कंपनी बी, ये कंपनी सी, और ये कंपनी डी, और ये कंपनी ई हो गई, ठीक है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस में, ठीक है ना। इधर हमने, ये कंपनियां हैं, इधर क्या है, कंपनियां हैं, और इधर क्या है, कैसेटों की संख्या। इधर क्या है, कैसेटों की संख्या है। मान लो हमने शुरुआत की हजारों में, ये ठीक है, जैसे कि ये 1000, ये 2000, ये 3000, हमने माना है हजारों में, ये 4000, ये 5000, ये 6000, ठीक है। तो इसके लिए आयत चित्र कैसे बनाएंगे, हमने इधर मान लिया पहले कि, मान लो पहले हम लिख देते हैं, ये कंपनी ए है, यहां पर लिखा कंपनी, और यहां पर लिखा कैसेट, यानी कि कंपनी ए कितनी कैसेट बना रही है, कंपनी बी कितनी बना रही है, सी कितनी बना रही है, डी कितनी बना रही है, और ई कितनी बना रही है। देखिए कंपनी ए मान लो 4500 कैसेट बना रही है, मान लो कंपनी बी है वो 3500 कैसेट बना रही है, सी मान लो 1000 बना रही है, और डी मान लो 2000 बना रही है, और ई मान लो आपकी 2500 बना रही है, ठीक है। तो इसका हम आयत चित्र या दंड आलेख कैसे बनाएंगे, देखिए ए कितनी बना रही है, 4500, देखिए ये 5000 है और ये 4000 है, तो इनके बीचों बीच आएगा 4500, ये कितना आएगा 4500, ये कितना आएगा 4500, तो ए बना रहा है 4500, तो यहां तक, यहां पर एक क्या बना देंगे, हमें एक आयत बना देंगे, ठीक है। उसके बाद में बी कितनी बना रही है, 3500 बना रही है, 3500 बना रही है, तो ये यहां पर होगा 3500, ये यहां पर 3000, और ये 4000, बीच में कौन सा आ जाएगा, 3500 आ जाएगा। तो ये देखिए यहां पर 3500 आ गया, 3500 आ गया। अब सी क्या बना रही है, 1000 बना रही है, सी क्या बना रही है, 1000 कैसेट बना रही है, तो ये 1000 इसके सीध में ये हमने एक आयत बना दिया। डी है वो 2000 बना रही है, डी क्या बना रही है, 2000 बना रही है, तो ये देखिए डी 2000 इस तरह से हमने मान लिया।
अब ई है वो मान लो 2500 बना रही है, तो ये 3000 और 2000 के बीच में ये 2500 और ये आ गया, ये आ गया। इस तरह से हमने क्या करे, ये दंड आलेख बना दिया, आयत चित्र बना दिया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले इधर कंपनियां मानी ABCDE 5 कंपनियां, और इधर कैसेटों की संख्या हमने हजारों में ली, 1000 2000 3000 5000 तक। और हमने क्या किया, अपने हमें दिया हुआ नहीं है संख्या, ऑलरेडी क्वेश्चन प्रश्न में दी हुई नहीं है, तो हमने अपनी तरफ से संख्या मानकर इसको आयत चित्र को बना दिया। इन दो प्रश्नों से हम अच्छी तरह से ये सीख गए हैं कि आयत चित्र या दंड आलेख कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने दंड आलेख एक बना हुआ देखा जिसमें कक्षा 8 की संख्या दी हुई थी। उसके बाद में हमने दो प्रश्न किए हैं। पहले प्रश्न में ये विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की औसत ऊंचाई हमने बनाई अपनी तरफ से, और दूसरे में 5 कंपनियों के द्वारा कैसेटों के जो निर्माण है उनकी संख्या के आधार पर हमने दूसरा आयत चित्र बनाया। अब तीसरा आलेख है जिसका नाम है द्विदंड आलेख। द्विदंड आलेख यानी कि डबल बार ग्राफ। द्विदंड आलेख का मतलब क्या है कि इसमें जो आयत बनेंगे, ये आयत आलेख ही कहलाते हैं। तो इसमें जो आलेख बनेंगे ये दंड कहलाते हैं। ये दंड है, जो दंड बनेंगे वो दो दंड एक साथ बनेंगे। पहले वाले में हमने देखा था, देखिए यहां पर एक दंड एक साथ था और यहां पर भी एक एक दंड बना हुआ था, यहां आयत बना हुआ था। तो यहां पर जो दंड बनेंगे वो दो बनेंगे, दो एक साथ दंड बनेंगे, यानी कि दो एक साथ आयत बनेंगे। ऐसे दंड आलेख क्यों बनाए जाते हैं? ऐसे दंड आलेख इसलिए बनाए जाते हैं कि दो बार में कोई चीज हुई है, उनका एक दूसरे के साथ तुलना करनी होती है। क्या करनी होती है? तुलना करनी होती है, कंपैरिजन करना होता है। जैसे कि मान लो मेरे इस बार एग्जाम में जो नंबर आए हैं उनकी मैं तुलना पिछले साल के जो एग्जाम है उनके नंबर के साथ करूंगा और उनको एक आलेख में दोनों को एक साथ रखूंगा विभिन्न विषयों में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, दो आयत बनाऊंगा, एक पिछले साल वाला एक अब वाला। ठीक है, जैसे कि ये यहां पर आपको दिखाया हुआ है कि एक विद्यार्थी था, उसके 2005-6 में या 2006-7 में दोनों सालों में एक दूसरे की तुलना में, यानी 2005-6 की तुलना में और 2006-7 की तुलना में किसी विषय में कितने कितने नंबर बने हैं। मान लो ये विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की है 10-20, ये इधर लिखे हुए अंक हैं और इधर लिखे हुए क्या है, विषय हैं। देखिए जैसे कि गणित विषय हैं, तो इसने 2000, ये जो यहां पर दिखाया हुआ है कि ये जो ऐसा वाला है, जो खाली जो है वो 2005-6 को दर्शाता है, और जो जिसमें कलर किया हुआ है वो 2006-7 को दर्शाता है। इससे हम क्या करेंगे, इन दोनों दंड का जो ऊपर नीचे है उससे हम क्या कर लेंगे, अंकों की तुलना आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि गणित में इसने 2005-6 में तो 30 नंबर ही प्राप्त किए थे, लेकिन 2006-7 में इसने 60 नंबर प्राप्त कर लिए। तो ये देखकर हमें पता चल गया आसानी से कि किस वर्ष में इसने अधिक नंबर प्राप्त किए। किस वर्ष में किए? 2006-7 में इसने अधिक नंबर प्राप्त किए 2005-6 की तुलना में। इस तरह से ये दोनों दंड एक साथ देने की वजह से क्या हो गया, यहां पर तुलना हो गई। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान में इस विद्यार्थी ने 2005-6 में 50 नंबर प्राप्त किए, यानी कि 2005-6 में ये विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में 50 नंबर ही ला पाया। लेकिन क्या हुआ, 2006-7 में ये 55 नंबर ले आया, 55 नंबर ले आया। ठीक है, इससे हमें तुलना हो गई कि 2005-6 की बजाय 2006-7 में ये 5 नंबर ज्यादा लाया है। इसी तरह से विज्ञान में देखें तो ये 2005-6 में 45 नंबर ही लाया था, और 2006-7 में ये कितने ले आया, 50 नंबर ले आया। अब इसी तरह से जैसे अंग्रेजी विषय की तुलना की तो पाया गया कि ये
2005-6 में ये 50 नंबर लेके आया था, लेकिन 2006-7 में ये 45 नंबर ही ला पाया। इससे हमारे को तुलना हो गई कि 2006-7 में ये 2005-6 की बजाय कम नंबर लाया है। इसी तरह से हिंदी विषय में ये 2005-6 में भी 60 नंबर लाया था और 2006-7 में भी 60 नंबर लाया। इससे हमें ये पता चला कि ये 2005-6 और 6-7 में बराबर नंबर लाया है। तो द्विदंड आलेख डबल बार ग्राफ क्यों काम में लिया जाता है? विभिन्न आंकड़ों को विभिन्न समय के अनुसार जो बदले हैं उनकी तुलना करने के साथ साथ उनको दर्शाने के लिए द्विदंड आलेख डबल बार ग्राफ काम में लिया जाता है। हमें ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि द्विदंड आलेख क्यों काम में लिया जाता है और क्या होता है। चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न करते हैं, दंड आलेख से संबंधित एक प्रश्न करते हैं। देखिए, अवकाश के दिनों में, प्रश्न क्या है, अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविजन देखने के समय घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शाए गए हैं। प्रश्न क्या कहता है कि अवकाश के दिन थे, छुट्टियों के दिन थे, तो एक कक्षा के, जैसे अपनी कक्षा के ही बच्चे थे, वो घर पे टीवी देखते हैं। भी अवकाश में टीवी समय था तो टीवी उन्होंने टीवी देखी थी और उनके द्वारा अलग अलग विद्यार्थी के द्वारा टीवी को देखने के जो घंटे हैं उनको इस आलेख में दिखाया गया है। तो पहले तो हम इससे संबंधित जो प्रश्न है उनका जवाब देने से पहले हम अच्छी तरीके से इस आलेख को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर इस एक्सिस में यह बताया हुआ है प्रतिदिन देखे गए टीवी के घंटे, यानी कि इधर हमें घंटे बताए हुए हैं। 1 घंटा कितने विद्यार्थियों ने देखा, 2 घंटे कितने विद्यार्थियों ने देखा, 3 घंटा कितने ने देखा, 4 घंटे कितने ने देखे, 5 कितने ने देखे, 6 कितने ने देखे, 7 कितने ने देखे। ठीक है, इधर दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या, इधर क्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रश्न इससे संबंधित है। देखिए प्रश्न पहला क्या कह रहा है, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा। अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा। अधिकतम विद्यार्थी आया है, यानी कि हमें विद्यार्थियों की जो संख्या में, यानी कि इसमें जो सबसे बड़ा, यानी विद्यार्थियों की संख्या उस दंड में ज्यादा होगी ना, जो दंड बड़ा होगा, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या इधर है ना। तो सबसे बड़ा दंड कौन सा है, देखिए सबसे बड़ा दंड ये है, सबसे बड़ा दंड ये है ना, जिसमें सबसे बड़ा दंड ये है, तो इसी में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक होगी। देखिए अन्य की बजाय इसमें सबसे अधिक विद्यार्थियों की संख्या है और वो है 32। ठीक है, और ये दंड कहां पर बना हुआ है, ये दंड बना हुआ है 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। इसका मतलब हुआ कि अधिकतम विद्यार्थियों ने 4 से 5 घंटे तक टीवी देखी। और कितने विद्यार्थियों ने देखी, तो 32 विद्यार्थियों ने देखी। तो हम उत्तर देते हैं, पहले का उत्तर देंगे हम, पहले का उत्तर देंगे तो हमने इस दंड को देखकर पता लगाया कि अधिकतम 32 विद्यार्थियों ने 4 से 5 घंटे तक टीवी देखी। तो क्या लिखेंगे, अधिकतम 32 विद्यार्थियों ने अधिकतम 32 विद्यार्थियों ने 4 से 5 घंटे तक टीवी देखी। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न इसमें है कि 4 घंटों से कम
4 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा? 4 से कम घंटों तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा? यानी कि हमें किससे बात करनी है? इस 4 से इधर इधर वाले जितने भी दंडों में विद्यार्थी हैं उनकी संख्या देखनी है। यानी कि इन 3 दंडों को छोड़ देंगे, 4 से आगे वालों को। इन 3 दंडों में ये वाला और ये वाला, ये तीनों दंड हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखो, इस दंड में 22 विद्यार्थी हैं और इस दंड में 8 विद्यार्थी हैं और इस दंड में कितने हैं? 4 विद्यार्थी हैं। तो 22 प्लस 4 26 और 26 और 8 कितने हुए? 34 विद्यार्थी 4 घंटे से कम में टीवी देखा। कितने विद्यार्थियों ने? 34 विद्यार्थियों ने 4 घंटे से कम टीवी देखा। कैसे निकाला? पर्सन ने कहा 4 घंटे से कम, यानी कि इधर इधर वाले घंटे इसमें दिए हुए ना, तो इधर इधर वाले विद्यार्थी सारे जोड़ने हैं। तो इस दंड में आए 22, इस दंड में आए 8, 22 8 30 और ये 4, कितने हो गए? 34 विद्यार्थी। तो दूसरे का हम उत्तर देंगे तो यानी कि 22 प्लस 8 प्लस 4 बराबर 34 विद्यार्थियों ने 34 विद्यार्थियों ने 4 घंटे से कम 4 घंटे से कम टीवी देखा। चार घंटे से कम टीवी देखा। आगे वाला प्रश्न देखिए कि कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय व्यतीत किया? यानी हमें क्या बताना है? हमें क्या बताना है कि 5 घंटे से अधिक कितने विद्यार्थियों ने क्या किया? टीवी देखा। तो यहां तक 5 घंटे आ गए, यानी 5 घंटे से अधिक में ये 2 आते हैं, एक ये दंड आ गया, एक ये दंड आ गया। तो इस दंड में 8 विद्यार्थी हैं और इस दंड में 6 विद्यार्थी हैं, यानी कि कुल 14 विद्यार्थी हैं जिन्होंने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया। यानी 14 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने टीवी 5 घंटे से अधिक देखा। तो तीसरे का हम उत्तर देंगे तो एक में 8 थे और एक में 6 थे। 8 प्लस 6 यानी 14 विद्यार्थियों ने 5 घंटे से अधिक समय 5 घंटे से अधिक समय टीवी देखने में व्यतीत किए। तो हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि दंड आलेख को देखकर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम किस तरह से दे सकते हैं। इससे पहले हमने द्विदंडीय आलेख सीखा है और इससे पहले एक दंड वाला आलेख हमने पहले सीख लिया और उससे संबंधित जो प्रश्न है वो भी हमने कर लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारे इस अध्याय का पहला भाग और इसमें हमने सीखा कि आंकड़े क्या होते हैं। सबसे पहले आंकड़ों का प्रबंधन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने सीखा कि आंकड़े होते क्या हैं और आंकड़े क्यों जरूरी है और आंकड़ों को वो सुस्पष्ट करने के लिए किस तरह से उनको विभिन्न तरीके से उनको आलेखित करते हैं। आगे की जो चीजें हैं वो हम इस अध्याय के अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।